actually be in that position to get into the large cap kind of a exposure in the portfolio. So usually ये प्रोडक्ट आपका मिड एंड स्मॉल कैप प्लस प्लस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट रहने वाला है। वो जो हम प्लस प्लस की बात करते हैं, प्लस प्लस आपको ऑप्शन से ही मिलता है, जो हम वो एक्स्ट्रा यील्डिंग बोलते हैं, जहाँ से हमें एक्स्ट्रा आर्बिट्राज करके पैसा मिलता है, दैट वन ऑफ द थिंग। तो पीएमएस प्रीडोमिनेंटली मिड एंड स्मॉल कैप के लिए ही होते थे, बट उनका टिकट साइज अभी 50 लाख है, सो वी गेट वन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो ये है, योर मिड एंड स्मॉल कैप्स, व्हाइल द स्ट्रैटेजी विल स्टिल रिमेन मिड कैप बिकॉज 65% आपका मिड एंड स्मॉल में ही रहने वाला है। थैंक यू, आई एम प्रणव। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। सिर्फ as an industry is completely new, which is a specialized investment fund. पहले तो हम इंडस्ट्री को ही ब्रेक करते हैं। सीफ होता क्या है, पीएमएस होता क्या है, एआईएफ होता क्या है और म्यूचुअल फंड्स होते क्या। सो प्रोडक्ट का हमें पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा कि हमें कौन से बकेट में कैसे इन्वेस्टर्स को रखना होता है। यूजुअली म्यूचुअल फंड जैसे हम सबको पता है कि एक पूल सेट पूल ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, सब लोग एक पैसा अपनी किटी में डालते हैं, उनको उनके अगेंस्ट एनएवी मिलता है, दैट्स योर म्यूचुअल फंड। सेफ भी यही है, बट आते हैं हम इस पर। पीएमएस एज ए इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। पीएमएस में एनईवी वाला कंसेप्ट नहीं होता है। पीएमएस इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो क्लाइंट कम्स विद अ मनी, यू मैनेज हिज पोर्टफोलियो। हो सकता है उसका पोर्टफोलियो अलग हो सकता है उसके क्लाइंट का पोर्टफोलियो अलग हो, बट दैट्स पूरा पीएमएस हो गया। तो जहाँ पे क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, वो क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन है मेरे पास आना। तो ये बिजनेस में टैक्सेशन पूरा क्लाइंट के ऊपर होता है, नथिंग टू डू विद द फंड। एआईएफ थोड़ी रिस्की कैटेगरी है, हायर नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए होती है। उसमें कैट 1, कैट 2, कैट 3 होता है। कैट 2 इज ऑल प्राइवेट ट्रेड्स एंड ऑल, कैट 3 इज लिस्टेड। हम कैट 3 का ही बात करते हैं। कैट 3 में टिकट साइज होता है 1 CR का। फंड स्पेशलाइज है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर टैक्सेशन भी हाई। अभी आपकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग ही इतनी है, अगर आप निकाल, जैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट हुए, अगर जीपे करोगे तो 20-25 पेज की बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। एआईएफ कैट 3 पे वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग इतनी होने के वजह से वो फंड पे टैक्सेशन लगा दिया, ताकि हर क्लाइंट अपने अपने लेवल पे टैक्सेशन ना करे। इट्स बेटर कि फंड लेवल पे टैक्सेशन हो जाए और क्लाइंट के हाथ में वो मिल जाए। सो दिस वाज एआईएफ। पीएमएस टिकट साइज इज 50 लाख। लेट्स कम टू पैरेलल प्रोडक्ट्स। वन इज म्यूचुअल फंड, अदर इज एसआईएफ। म्यूचुअल फंड में तो आपको 500 रुपये से भी प्रोडक्ट मिलता है, एंड यू कैन गो एज हायर एज हाउ मच यू वांट टू डिप्लॉय। सेफ में मिनिमम टिकट साइज ही 10 लाख रखी है। थोड़ा सा इसे सेग्रीगेट करके रखा है, हमें रिटेल के लिए तो ओपन करना ही है ये, बट हमें एकदम एआईएफ जैसा भी नहीं रखना है कि ओनली इट इज़ फॉर मल्टी स्पेशलिटी हायर नेटवर्थ। थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हो, इसलिए दिस 10 लाख इज अ बैंड। 2-3 years डाउन द लाइन नो वन नोज, ये 10 लाख 5 लाख होगा, 10-15 होगा, नो वन नोज दैट पॉइंट। सो दिस इज योर एसआईएफ। अभी एसआईएफ में सेबी ने क्लियर कट गाइडलाइंस बोल दी कि 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज होगी। एक होगी आपकी इक्विटी, दूसरी होगी आपकी डेट, तीसरी है हाइब्रिड। इनके नीचे और 3 आपको सब स्कीम्स मिल जाएंगे, जैसे इक्विटी में 3 है, हाइब्रिड में 2 है, डेट में आगे 2 है। सेबी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि इसके अलावा आप एक नई सीरीज स्टार्ट नहीं कर सकते हो, एक नई कैटेगरी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी लाइक टू लाइक कंपैरिजन विद ऑल सेफ। मतलब अगर आप ये सीख लोगे, वो सीख लोगे, दोनों का कंपैरिजन एक ही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट एक है। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा डिफर हो सकता है, जब हम फ्लेक्सी कैप टू फ्लेक्सी कैप कंपेयर करेंगे, फिर वहाँ पे पूरा का पूरा फंड मैनेजर्स कॉल आता है। यहाँ पे भी वो एंगल है, बट विल कम बैक टू दैट। सो दीज आर द 3 broad categories. We started in February with our first NFO, which was our equity long short fund. Dynasif is a brand. It is offered by 361 asset management company. दूसरा NFO हमारा 1 महीना पहले आया था, विच इज़ एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड। और तीसरा हमारा भी NFO चल रहा है, विच इज़ एक्स टॉप 100। तो पहले तो हम तीनों प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि ये तीनों प्रोडक्ट है क्या। पहली बात तो एक्टिव एसेट एलोकेशन से स्टार्ट करते हैं। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट्स एन हाइब्रिड। तो हम इसे क्यों नहीं हाइब्रिड बोलते हैं? हाइब्रिड के लिए एक अलग से कैटेगरी क्यों क्रिएट कर दी है? जब हम इसको भी हाइब्रिड बोल सकते हैं, तो व्हाई यू हैव हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड? सिंपल थिंग होती है, जहाँ पे भी हाइब्रिड वर्ड आता है, दैट ओनली हैज गॉट 2 एसेट क्लासेस, योर इक्विटी एंड डेट, खत्म। जब आप एसेट एलोकेटर की बात करते हो या मल्टी एसेट की बात करते हो, यहाँ पे यू हैव गॉट वन मोर एसेट कैटेगरी, विच इज कमोडिटीज। तो दिस एज अ प्रोडक्ट you can do equities, you can do debt, you can do commodities future, commodities options, REITs in which सही REITs तो equity का ही पार्ट हो गया। So this is the active asset allocator fund. एक्टिव एसेट एलोकेटर में इंटरनली कोई कैटेगराइजेशन डिफाइन नहीं है कि आप कितना % क्या करना चाहोगे।
हमने इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है. I will only take the concern slide जहाँ पे it becomes interesting to understand the product rather than going to the India story. India story सबको पता है. So we'll directly go to that construct of the portfolio. So if you can see, equity and equity related securities we have kept 20% minimum and 50% maximum. Debt 20 to 65. तो इसका प्रीडोमिनेंट मतलब ही ये होने वाला है कि ये हेवी इक्विटी स्ट्रैटेजी नहीं है. दिस इज अ फिक्स्ड इनकम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. ये इक्विटी हेवी कब हो जाएगी? जब ये फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट अगर 20-30% पे आएगा और रेस्ट तुम कैश पे चला रहे हो, तब जाके इक्विटी हेवी बनेगी. बट आपका कैश पूल बहुत बढ़ जाएगा तो फिर भी वो इक्विटी हेवी नहीं बनेगी, आपका एसेट इक्विटी में ज़्यादा रहेगा. बट प्रीडोमिनेटली दिस इज अ स्ट्रैटेजी जहाँ पे इक्विटी यू कैन गो मैक्स टिल 50%, डेट इज टिल 65%. अभी यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है आपको, शॉर्ट एक्सपोजर थ्रू अनहेज्ड डेरिवेटिव विच इज 25%. ये अक्रॉस ऑल द कैटेगरी कॉमन है. सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस कंपोनेंट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन ऑल द स्ट्रैटेजीज, ऑल द कॉम्पिटिशंस. तो जब हम बोलते हैं शॉर्ट एक्सपोजर वाया अनहेज्ड डेरिवेटिव, 4 कीवर्ड्स आ गए इसमें. पहला तो शॉर्ट है, बेचना है. अनहेज्ड डेरिवेटिव है. अनहेज मतलब अगर मैंने मान लीजिए मैंने रिलायंस खरीदा हुआ है, मैं अगर रिलायंस पे अगर मेरा पॉजिटिव व्यू है, डू आई हैव गॉट एनी अपोजिट इंस्ट्रूमेंट टू दैट रिलायंस जिससे अगर वो स्टॉक कभी गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो संभल जाए. 2 ही चीज़ आती है वापस, एक आता है ऑप्शन, एक आता है फ्यूचर. हम 2 से ही कर सकते हैं चीज़. ईजिएस्ट वे टू डू इज वाया, मतलब कॉल्स हो गए, ये सब चीज़ें आ गई. बट टू एक्सप्लेन व्हाट दैट अनहेज्ड एक्सपोजर इज, कि आपने अगर कोई पोजीशन ली है, मान लो आपने तेज़ी वाली पोजीशन ली है, तो उसकी एग्जैक्ट अपोजिट आपकी मंदी वाली पोजीशन कौन सी है? वो सेम स्टॉक की. अगर वो सेम स्टॉक की पोजीशन नहीं है तो वो अनहेज में आ गया. मतलब अगर मैंने रिलायंस लॉन्ग किया, TCS शॉर्ट किया, तो दिस इज एन अनहेज एक्सपोजर क्योंकि रिलायंस का ऊपर नीचे बढ़ने से मेरे TCS पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. TCS पे मैं शॉर्ट हूँ, सो ये एक अलग पोजीशन होगी. अगर लेकिन मैंने मान लीजिए रिलायंस लॉन्ग किया है और मैंने वाया फ्यूचर्स रिलायंस को ही शॉर्ट किया है, तो दिस इज एन हेज पोजीशन. मेरा ग्रुप कंपनी, मेरा नेम सब सेम है, वो टिकर सेम है, तो दिस विल नॉट कम इनटू दिस. तो नाउ व्हाट दिस प्रोडक्ट सेज इज कि मैं इक्विटी तो कर ही रहा हूँ, मैं अनहेज शॉर्ट 25% के ऊपर जा नहीं सकता हूँ. बट अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैंने 25% पोर्टफोलियो शॉर्ट भी कर दिया, आई कैन स्टिल डू डेरिवेटिव्स. इफ यू कैन गेस द आंसर, इफ आई हैव गॉन 50% लॉन्ग इनटू इक्विटी पोर्टफोलियो और मैंने 25% शॉर्ट भी कर दिया पूरा अनहेज्ड, कैन आई स्टिल डू फर्दर डेरिवेटिव पोजीशंस इन द पोर्टफोलियो? यू कैन. सो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा हर पोर्टफोलियो में. तो जैसा हमने ये बोला कि ये अनहेज्ड है, आप हेजिंग तो कर ही सकते हो. अभी मान लेते हैं मेरे पास रिलायंस का एग्जाम्पल, मैं बस एक आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जिससे फंड मैनेजर्स और फंड डिफर कर जाएंगे आगे चल के. आज तो दे आर एवरीवन इज लाइक रनिंग लाइक 1-2% का डिफरेंस है, मगर आप ये 3-4-5 साल का क्या अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से डिफरेंस बहुत रहेगा. एक बेस्ट परफॉर्मिंग और एक वर्स्ट परफॉर्मिंग में जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ड्रामेटिकली ज़्यादा रहेगा. इट्स बिकॉज ऑफ दिस 2 थिंग्स. तो ये तो पहले हमने समझ लिया कि ये होता क्या है. अभी हम इसके ऊपर डेरिवेटिव्स क्या कर सकते हैं, मैं वो विचार योर हेज पोजिशंस. तो जैसे मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स है एंड आई एक्सपेक्ट कि रिलायंस कुछ करने वाला है नहीं, इट विल बी अ रेंज बाउंड कंपनी. तो उसके ऊपर अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिखा तो क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? आई कैन. तो कॉल ऑप्शन लिखना मतलब मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ. मैं अगर कॉल ऑप्शन बेचूंगा तो मुझे उसका पैसा मिलेगा विच इज़ अ प्रीमियम. अगर मान लेते हैं रिलायंस का प्राइस 100 रुपये है और मैं बोलता हूँ मैं 100 का ही कॉल बेचता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरा व्यू बन रहा है कि रिलायंस 100 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा. तो किसी ना किसी से मेरे से वो ऑप्शन 4 रुपये में खरीद लिया है, मैंने तो आपको बेच दिया, मुझे 4 रुपये मिल गया. जब अभी ऑप्शन का एक्सपायरी आएगा और रिलायंस अगर 100 के ऊपर नहीं गया तो 4 रुपये मेरे हो गए, मैंने 4/100 4% का ये कमा लिया. तो जैसे हमने देखा कि हमने 50% मैक्स आउट कर लिया था,
मैंने अनहेज में भी 25% हाइपोथेटिकली मैक्स आउट कर दिया, आई कैन स्टिल अर्न दैट एडिशनल यील्ड्स। वैसे टेक्निकली कोई करेगा नहीं है, बिकॉज ये नो वन विल डू दैट, इट विल ऐड वॉलेटिलिटी। बट दीज आर द वेज जहाँ पे आप कवर कॉल करोगे, जहाँ पे आपका मंदी का सौदा है, वहाँ पे आप प्रोटेक्टिव पुट्स करोगे, आप स्प्रेड करोगे, तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एंड यू कैन एक्चुअली प्ले मल्टीपल इनफाइनाइट स्ट्रैटेजीज, and these two things will create a wider difference amongst the funds and amongst the product. So this is about asset allocator, जहाँ पे हमने देखा है predominantly equity strategy है नहीं। Any question in this product? Should we move to next? So the second product that we had was equity long short fund, and the NFO that we are coming up with is X top 100 equity long short fund. दोनों में डिफरेंस ये कीवर्ड ही है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी उसके कीवर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव से ही पता चल जाते हैं कि कीवर्ड की रिस्क क्या होने वाली है, म्यूचुअल फंड ऑफर क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव मीट क्या होने वाला है। ऑलवेज फर्स्ट फोकस ऑन म्यूचुअल फंड का नाम क्या है एंड देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे पूरा क्लियर हो जाता है। दिस इज एक्स टॉप 100, दैट्स व्हाट इज इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। दोनों में 80% आपको इक्विटी रखना ही रखना है। ओनली डिफरेंस इज दिस एक्स टॉप 100, विच मीन्स कि आपको टॉप 100 कंपनी छोड़ देनी है, उसके बाद की कंपनीज ही ये पोर्टफोलियो में हो सकती है। तो दिस प्रीडोमिनेटली बिकम्स योर स्मॉल एंड मिड कैप काइंड ऑफ अ म्यूचुअल। अगर हमें कंपेयर ही करना है तो ये फिर हमारी स्मॉल एंड मिड हो जाती है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट इज लाइक योर फ्लेक्सी कैप, वहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, इट्स ऑन एफएम्स कॉल कि उसे करना क्या है। सो मैं पहले आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इसका। या तो एक्टिव एसेट एलोकेटर में इतना प्ले करने का जगह है नहीं इक्विटीज़ में। लेट्स फोकस ऑन दिस वन मोर, जहाँ पे इफ़ यू कैन सी द रेंज 65 to 100%, you can actually go 100% into mid and small cap. Minimum that has to be there as per regulatory, which is 65%. This is are the core portfolio. So ये जो portfolio होने वाला है mid and small cap का, इसे core and satellite way में आपको manage करना पड़ेगा, जो कि आपका एक core portfolio बनेगा, जो ही आपका determine करेगा कि long term returns आपके कितने बनने वाले हैं, which we wanted to keep it at 65%. If you can see that top 100 equity we have kept 0 to 35%. So ऐसा नहीं है कि हम large cap ले ही नहीं सकते, but we have actually kept this very generalized percentage term, ताकि कल चल के अगर relative valuation large cap का better हो जाए तो we should actually be in that position to get into the large cap kind of a exposure in the portfolio, while the strategy will still remain mid cap because 65% आपका mid and small में ही रहने वाला है। तो ये हमारा लार्ज कैप का एक्सपोजर हो गया। डेट में 0 to 25% है। डेट यूजुअली आप मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए वगैरह लेते हो, बिकॉज डेरिवेटिव्स करना होता है, हेंस यू नीड दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगेन अनहेज शॉर्ट 25% विच वी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे भी वो प्ले ओपन हो जाएगा कि मैं इक्विटी में मान लीजिए मैंने मैक्स आउट कर लिया, मैंने अनहेज शॉर्ट में भी 25% मैक्स आउट कर लिया, I can still do hedged option positions in this portfolio. ये हर जगह कर पाऊंगा मैं। So अगर आप इंटेटिवली सोचोगे कि ये इसका मैं रिटर्न्स कितना आ सकता है, मतलब तो ये मिड एंड स्मॉल हो गया। आपके 5 साल का रिटर्न देख लीजिए कि कितना क्या अगर आ रहा है। आप आपके डेट का आपका एवरेज कितना मिलता है। सो यूजुअली ये प्रोडक्ट आपका मिड एंड स्मॉल कैप प्लस प्लस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट रहने वाला है। वो जो हम प्लस प्लस की बात करते हैं, प्लस प्लस आपको ऑप्शन से ही मिलता है, जो हम वो एक्स्ट्रा यील्डिंग बोलते हैं, जहाँ से हमें एक्स्ट्रा आर्बिट्राज करके पैसा मिलता है, दैट इज दैट वन ऑफ द थिंग। सो ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोडक्ट एंड इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट इज यहाँ पे 80% दैट प्रोडक्ट हैज़ टू बी इनटू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि वो स्मॉल है, मिड है, लार्ज है, नथिंग एट ऑल। इट्स अ फ्लेक्सी कैप, whatever positions that you want to take. This particular product is predominantly mid and small cap, क्योंकि आपका 65% एक्सपोजर यही रहने वाला है। अभी मिड एंड स्मॉल कैप ही क्यों, मतलब सेबी could have come up with different category also कि ओनली स्मॉल कैप करते हैं। सो जैसे हमने स्टार्ट किया था, जब हमने इंडस्ट्री ब्रेकडाउन की थी कि PMS AIF म्यूचुअल फंड्स डिफर क्यों करते हैं, तो PMS प्रीडोमिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप के लिए ही होते थे,
बट उनका टिकट साइज अभी 50 लाख है, सो वी गेट वन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो ये है विच इज़ योर मिड एंड स्मॉल कैप्स। आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दिखाता हूँ मैं। या sorry, this is not yeah. अगर आप ये डेटा पॉइंट देखेंगे, लार्ज कैप पिछले 10 साल में there are only 14% exposure in the large cap which has grown 10x। बट ये यहाँ पे आया कैसा? ये तो हमेशा स्मॉल और मिड से ही आएगा। वहाँ पे लार्ज कैप कोई कंपनी बनती नहीं है स्ट्रेट अवे अनलेस यू आर डूइंग अ वेरी बिग आईपीओ। तो जो आपकी जो मेन अपॉर्चुनिटी होती है वो 100 के बाहर ही हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये पिछले सिर्फ 10 साल का डेटा है। 32% ऑफ द कंपनीज ऐसे थे जो मिड से लार्ज में ग्रेजुएट हुए, 55% ऑफ द कंपनीज ऐसी थी जो स्मॉल से मिड में ग्रेजुएट हुई। अभी वाई दिस प्रोडक्ट ऑल्सो कम्स विद अ रिस्क। हम स्मॉल और मिड कैप को इतना रिस्कियर बोलते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना ओनली। मोस्ट ऑफ द लोग स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर को टाइम करने जाते हैं। टाइमिंग हैज़ नेवर प्लेड अ रोल। देयर इज अ सेबी स्टडी, आपका टाइमिंग का रोल और बेंच मतलब टाइम इन द मार्केट के रोल में अगर हम देखेंगे तो 90% 95% ऑफ द टाइम टाइम का कोई रोल होता ही नहीं। तो आप टाइमिंग कर ही नहीं सकते हो बाजार को ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो स्मॉल कैप और मिड कैप में हम अगर सिर्फ ये देखते हैं और हम टाइमिंग कंसेप्ट को छोड़ देते हैं और टाइम इन द मार्केट कंसेप्ट को लेके आते हैं, इफ समवन इन्वेस्ट हियर and wait for some good amount of time, you imagine the amount of money that he will make। ये कंपनीज एक्सपोनेंट होगी, यहाँ पे आएगी, ये कंपनीज यहाँ पे जाएगी और वहाँ रियल अल्फा यहाँ पे ही बनेगा आपका। क्योंकि ये यहाँ से अगर आपने पकड़ के बैठा है वो स्टॉक और यहाँ पे आ गया और वो 10x हो रहा है, तो इमेजिन द लेवल ऑफ ग्रोथ ये दिस पर्टिकुलर मार्केट कैटेगरी कैन गिव यू। दिस इज वन ऑफ द स्टैट। देयर इज वन मोर एक्चुअली। This is absolute number. One small cap company in last 5 years directly moved to large cap. There are 2 companies who has moved from mid cap to large cap, and there are 13 small companies who moved from small cap to mid cap. अभी आप ये स्टैट देखो, if you enter in any fund mid and small cap ये लेवल पे, imagine the amount of alpha you can create। जब एक और मिसकंसेप्शन है अल्फा का, अल्फा मतलब से मेरा स्ट्रैटेजी यही है, डायनासिफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड और मेरा बेंचमार्क BSE 500 है। मेरे स्ट्रैटेजी ने 12% दिया, बेंचमार्क ने 10% दिया, 2% मेरा अल्फा हो गया। बट वो अल्फा सिर्फ बेंचमार्क के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मैं निफ्टी के साथ कंपेयर करूंगा वो अल्फा नहीं है। सो व्हेनेवर आई एम यूजिंग द अल्फा इट इज इन रिलेटिव टू द बेंचमार्क व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। सो द अपॉर्चुनिटी कि हम कहाँ पे इंटर कर रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट करेंगे, इफ यू गिव टाइम हियर, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन एक्चुअली मेक। सो स्मॉल एंड मिड कैप पे ही आते हैं अभी हम ये NFO पे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट लाइव। दिस प्रोडक्ट वी वांटेड टू कीप प्रीडोमिनेंटली लॉन्ग ओनली काइंड ऑफ अ फंड। अभी तक हमने अनहेज की बात कर ली, एक्सपोजर्स की बात कर ली, बट आई एम स्टिल सेइंग दैट वी वांटेड टू रन दिस पोर्टफोलियो एज अ लॉन्ग ओनली काइंड ऑफ फंड। 80% of the exposure we wanted to keep core long only. We will do very few selective fundamental shorts here. Now why this kind of a thing? Because अगर हम core portfolio long only में नहीं रहेंगे, this is a mid and small cap, imagine the drawdown that it can bring in the portfolio। आपके losses कितने हो सकते हैं। Plus if you are unable to time the market, it's becoming very difficult। ये large cap है नहीं जहाँ पे हमारे पास instruments बहुत सारे available हैं। तो माई सेंस इज एक्स टॉप 100 यूजुअली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री लॉन्ग ओनली पे ही चलाएगी। देयर विल बी वेरी फ्यू फंड मैनेजर्स विल बी रनिंग दिस और लॉन्ग शॉट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है। आप निफ्टी 50 कर नहीं सकते हो, आप बैंक निफ्टी कर नहीं सकते हो, बचता क्या आपके पास? मिड कैप इंडेक्स बचता है, स्मॉल कैप तो है ही नहीं डेरिवेटिव मार्केट में। सो प्रीडोमिनेटली ये लार्ज कैप ही होने वाली है हमारी अप्रोच। तो 10% वी वॉन्ट टू कीप इट एज कैश, 10% हम फंडामेंटली लॉन्ग शॉर्ट के लिए यूज़ करना चाहेंगे। सो दैट्स हाउ वी वुड वांट टू ट्विक दिस काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड वी एक्सपेक्ट दिस पोर्टफोलियो टू गिव अस similar return to what this asset class should actually give, which is a plus kind of a return. That plus word again I'm using, it will come only from options। बस ये परसेंटेज ट्विक करने की वजह से ये आपकी फ्लेक्सी कैप हो गई, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली आप
हम ये लार्ज और मिड की तरह चलाएंगे, एंड जहाँ पे हमने 65 to 100 देखा वो मिड एंड स्मॉल बन जाते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रैटेजीज. इट्स द डिफरेंट ऑफरिंग. अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो यू कम इनटू दैट. ज़्यादा है मतलब इट हैज़ टू बी इन्वेस्टर प्रोफाइल डिपेंडेंट. You come into that strategy, else you have the strategy available that you're in. So this was it from our side on all the three products. If you have got any questions, I would like to take it. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.